नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गुजरात के नए मुख्य प्रधान भूपेंद्र पटेल ने आज राज्य के 70वें मुख्य प्रधान के तौर पर राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। वहीं शपथ ग्रहण के दौरान अमित शाह के अलावा शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा के अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। गांधीनगर में प्रदेश भाजपा कार्यालय कमलम पर रविवार को दिन भर गहमी रही थी। गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हर वर्ग में उत्सुकता थी। बीते 2 दिनों की बात करें तो बीते 2 दिनों में 1 दर्जन से अधिक नेताओं के नाम मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे थे, लेकिन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए भाजपा विधायक दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की सहमति से भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगा दी। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले भूपेंद्र पटेल को राज्य की जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला माना जा रहा है। भूपेंद्र पटेल का नाम हर किसी के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन चौंकाने के साथ ही एक उदाहरण भी भाजपा ने स्थापित कर दिया कि जो जनता के बीच रहकर काम करेगा, जो बिना जात पात भेदभाव से काम करेगा, उसे उसका फल भी मिलेगा, उसकी कदर भी होगी। और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से विक्रम जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से विरम देसाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। प्रकाश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? भूपेंद्र पटेल को उनके काम के आधारित मुख्यमंत्री का पद मिला है, यानी कि उन्होंने जो काम किया है उसके चलते उन्हें ये पद दिया गया है। क्या लगता है कि आगे गुजरात का नजारा क्या होगा? इसमें जो उनको मुख्यमंत्री का सिलेक्शन किया है वो गुजरात की प्रजा को वेलकम करती है, इतना निश्चित बात है। और हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस भी अभ्यासी है। उन्होंने राजकारण कैसे करना, इंदिरा गांधी के पास एक ये क्षमता थी, वो भूतपूर्व मुख्य जो बड़ा प्रधानों में, प्राइम मिनिस्टर में, ऐसी क्षमता इनके पास भी है, ऐसा प्रजा मानती है। और इन्होंने जो इनको सिलेक्ट किया है उसके पीछे सभी राजकीय समीकरण और असंतोष का वातावरण होवे, ऐसा कोई मुख्यमंत्री को चुनते तो उन्होंने जो आनंदीबेन और अमित शाह दोनों को खुश रखने का प्रयास किया है। यह सिलेक्शन जो है वो आनंदीबेन इधर से लड़ते थे पहले घाटकोड़िया विधानसभा मत विस्तार में से, तो उसी का नेतृत्व जो है उन्होंने जारी रखा है। ऐसा प्रजा कुल मिला के प्रजा इसको वेलकम करती है निर्णय को, क्योंकि इसके पहले जो ये सादगी वाले मुख्यमंत्री मिले हैं तो प्रजा को ऐसी आशा है कि यह जो सरकारी खर्चे पहले ज़्यादा थे उन पे कुछ आशाएं है कि वो खर्चे कम करेंगे और मंत्रिमंडल भी अच्छा बनाएंगे। मंत्रिमंडल में जो सिलेक्शन होगा उसमें कोई क्रिमिनल वगैरह नहीं रहेंगे, ऐसा सब प्रजा को बहुत सारी आशाएं। वो ओडा के चेयरमैन रहे हुए हैं, एमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, स्कूल बोर्ड को भी संभाला हुआ है, तो डाउन टू अर्थ आदमी है। मतलब उनकी कारकिर्दी है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन उनको जो ये हुद्दा मिला है वो उनका सादगी भरे जीवन के कारण मिला है, ऐसा प्रजा मानती है। और प्रजा को बहुत कुछ आशा है कि जो पहले भाजपा का वर्तन था उसमें इनको जरूरी इसलिए लगा कि 2022 के इलेक्शन में इनको काफ़ी कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता, उसको देखते हुए यह परिवर्तन इस टाइम पे किया गया है, ऐसा प्रजा मानती है। जलपा जी बिल्कुल। विरम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। भाजपा ने तो एक पहल कर दी है, जनता जो मांग रही थी, कहीं ना कहीं जनता भी इतनी अब त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे लोग पोस्ट कर रहे थे अलग अलग, जिसमें ये भी मांग रखी गई थी कि ऐसा नेता चाहिए या ऐसा मुख्य प्रधान चाहिए जो जनता के बीच रह के काम कर सके, जो जनता को समझ पाए। अब भाजपा ने तो पहल कर दी है, अगर कांग्रेस की बात करें तो कौन होगा अध्यक्ष?
जमीनी स्तर के किस नेता को अब कांग्रेस भी एक अपना चेहरा बनाएगी? सबसे पहले तो मैं आपके KTV के इस माध्यम से मैं नवनियुक्त जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्य प्रधान, तो उनको मैं शुभेच्छाएं अपनी ओर से देना चाहता हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं उनको। और जिस तरह से गुजरात के अंदर जो परिस्थिति निर्माण हुई पिछले कोरोना काल में, जो परिस्थिति यहाँ पर हुई है उसके हिसाब से अगर ये बदला गया तो मैं इसको इस तरह से सिरे से देख रहा हूँ। एक बहुत ही पुरानी हिंदी फिल्म का एक बहुत अच्छा गाना था कि वो राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। और जिस तरह से बहुत ही भोलेपन, जिस तरह से आप भूपेंद्र भाई की जो बात की, हमारे मित्र राजकीय विश्लेषक जो प्रकाश भाई जिस तरह से बता रहे हैं कि वो बहुत ही लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं और ये से हैं, लेकिन उस तरह की बात जब आज से 6 साल पहले जब विजय रूपाणी जी को जब ये ओहदा दिया गया था, जब पद ग्रहण उन्होंने किया था, उनके बारे में भी यही बातें हुई थी उस वक्त। लेकिन साथ में ये देखना है कि ये प्रधान यहाँ से बदला गया है मुख्यमंत्री, तो क्यों बदला गया है? तो उसका कारण एक ही है कि यहाँ पर उनकी पार्टी के द्वारा उनकी सरकार का जो यहाँ विफल हुई है, यहाँ पर जो विफलता मिली है उनको, और उसके हिसाब से आरएसएस और उनके साथ साथ उनकी जो दूसरी उनका संगठन जो है वो एक सर्वे कर रहा था, और उसमें से उनको रिपोर्ट भी ऐसी आई है कि अगर हमने इस चेहरे को नहीं बदला तो हमें परिणाम आने वाली चुनाव में बहुत ही खराब परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और वो भली भांति जानते थे। और उनको अगर उनको चेहरा बदलना था, उनको अच्छी अगर उनको उनमें से कुछ लेना था, लेकिन उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ से उनको चुन कर लाना है जो उनकी कही बात वहाँ से जो ऊपर से ऑर्डर होते हैं उनकी बातों को माना जाए, उनकी जो रिमोट कंट्रोल से वो सरकार चले, ऐसा एक यहाँ पर मुख्य प्रधान उनको चाहिए था, जो उनके लिए ये भूपेंद्र भाई पटेल बिल्कुल ही फिट बैठते थे। अगर वो चाहते वो चाहते लेकिन जिस तरह से नितिन भाई पटेल के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है पिछले, तो आज जिस तरह से सोशल मीडिया की बात प्रकाश भाई ने छेड़ी है, तो मैं उस पर भी आपको गौर तलब कराऊंगा कि उन पर भी ऐसे सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहे हैं कि गुजरात के अडवाणी अगर कोई है तो वो नितिन भाई पटेल है। तो जिस तरह से हमारे सरदार पटेल को घसीटा जा रहा था कि सरदार पटेल के साथ अन्याय हुआ, सरदार पटेल के, लेकिन आप आज यहाँ पर जो अपमान हो रहा है, बार बार अपमान हो रहा है नितिन भाई पटेल का, वो पता नहीं क्यों इतना अपमान उनका हो रहा है। और अगर नितिन भाई पटेल ने भी आज बहुत ही भावुक हुए थे, आप देख लो स्क्रीन पर, आज सुबह जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जब भूपेंद्र भाई पटेल उनको मिलने के लिए गए तो बहुत बड़े भावुक हुए थे, मीडिया के सामने आए। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? कांग्रेस कब अध्यक्ष चुनेगी? मतलब चेहरा तो चुना अरे है ना अमित, अभी हमारे पर अमित जी ने तो इस्तीफा दे दिया है। उस इस्तीफे का जिस तरह से हमारी, मैं वही बता रहा हूँ, तय कब होगा और कौन करेगा तय? मतलब अभी तो 2022 की विधानसभा चुनाव को देखे तो काफी नजदीक है। देखिए कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारे प्रमुख की बात की जाए, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या तो कोई भी नेता प्रतिपक्ष की बात हो, जब भी कोई होता है तो हमारे सारे जो नेतागण होते हैं, हमारे छोटा से छोटा कार्यकर भी होता है, तो उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करने के बाद एक जब सारे लोग बैठकर एक निर्णय लेते हैं, वो निर्णय शक्ति हमारे किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। जहाँ यहाँ पर ये जो लोग जिस तरह से 2 लोग निर्णय ले रहे हैं, जो ऑर्डर जा रहा है, निर्णय क्या ऑर्डर, यहाँ मैं यही कहूँगा एक शब्द, यहाँ सिब्बल से लेके जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने भी सोनिया जी को चिट्ठी लिखी थी, काफी वरिष्ठ नेता जिन्हें हम बड़ा परिवार है हमारा। अगर देखिए, क्या लगता है अगर हमारे परिवार का हिस्सा है, अगर परिवार, देखिए परिवार में अगर कुछ होता है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं ना, उसमें कौन सी बात वो हो गई है? जो बात कपिल सिब्बल जी की आप जब बात कर रही है तो हमारे परिवार का सदस्य है, अगर कहीं मनमुटाव है या तो कहीं मतभेद उनको लग रहा है, उन्होंने चिट्ठी लिख के पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात रखी है। अध्यक्ष क्यों नहीं बनते? पार्टी के सामने उन्होंने हम प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से कोरोना काल के अंदर इस्तीफा दिए, हम उत्सव में नहीं मानते हैं, हम उत्सव में नहीं मानते,
हम साथ में बैठ के जिस तरह से परिस्थितियां जो निर्माण हुई है पिछले साल से, हम 2020 से लेकर अब तक की बात करें तो जो कोविड-19 के हिसाब से जो घटनाएं घटी हैं, जो सारी मौतें हुई हैं यहाँ पर, और उनका मुआवजा नहीं दे रही है सरकार, तो उसके लिए मैं यही बता रहा था कि जिस तरह से सबके आशीर्वाद, जन आशीर्वाद लेने के लिए जिस तरह से वो लोग निकले हैं, जिस तरह से जन आशीर्वाद लेने के लिए जो उनको पता हो, उनको मालूम हो चुका है, वो जान चुके हैं कि 2022 में उनकी हार निश्चित है। इस हिसाब, और जिस तरह से कांग्रेस की न्याय, देखिए जलपा जी में, जलपा जी में कोई भी बात मैं हवा में नहीं करूंगा, जो बातें हैं मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा, की कदर क्यों, जो सच्चाई है वो सच्चाई में बयां करूंगा। भाजपा ने एक पहल की है, कांग्रेस में कब नजर आएगा? अगर हम गुजरात की बात कर ले या हम राष्ट्र स्तर की बात कर ले, केंद्र की कई दिग्गज नेता है, कई दिग्गज नेता है जो आज भी ग्राउंड लेवल पर नजर आते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और नहीं दिया जाता है, कांग्रेस के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो चलती है और उसके हिसाब से सारे लोगों को साथ में बिठाकर प्रक्रिया में हर बार सोनिया गांधी आती है, हर बार राहुल गांधी आती है, फिर भी लिया जाता है और वो भी ऐतराज रहता है। लेकिन जो मुद्दा आज है वो मुद्दा, पर मैं आपसे वही सवाल कर रही हूँ कि एक पहल की है भाजपा ने, कांग्रेस में कब मतलब हमें देखने को मिलेगा कि जो कई बड़े दिग्गज नेता हैं उन्हें भी कोई पद मिले, जिन्होंने काम किया है लोगों के लिए? किसी को मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, लेकिन एक जो हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में से पसार होने के बाद उसकी जो मतलब प्रक्रिया कब, वो प्रक्रिया चल रही है, अभी प्रक्रिया चल रही है, मतलब क्या प्रक्रिया चल रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। मैंने पहले ही बताया आपको, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। हमारे वहाँ कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, जिस तरह से जो सामने वाली पार्टी का जो चारित्र है उस तरह का चारित्र हमारी पार्टी में नहीं है। हम लोग जिस तरह से अपने सारे लोगों को सुन के उनका पक्ष एक जानते हैं और उसके बाद हम निर्णय लेते हैं, और कोई भी हमारे व्यक्ति को चुनना है, कोई भी पद देना है तो एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी, और आज की नहीं परंपरा रही हमारी पार्टी की, और उस परंपरा के साथ अगर कोई व्यक्ति विशेष आ जाता है और वो व्यक्ति विशेष के साथ बैठकर उनको ही पार्टी से अपने पर हो जाता है और वो निर्णय लेता है, ऐसा हमारे वहां पर नहीं होता है। हम लोग पार्टी के अंदर क्यों लिखी गई? अरे मैं वही तो बता रहा हूँ ना, वो एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हमारी सोनिया जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, कपिल सिब्बल जी ने चिट्ठी तो होता है ना, नहीं होती है ये मैं वही तो बता रहा हूँ कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर कहीं पर किसी को कुछ लगा है पार्टी के, हमारे परिवार के सदस्य हैं, कपिल सिब्बल जी हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार के हैं, उन्होंने कुछ गलत तो लिखा नहीं, उन्होंने जो कहा तो होती ना, कौन गलत कौन सही मैं बात कर रही हूँ कि मैं वही बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने सबको बोलने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। कपिल सिब्बल भी बोल सकते हैं, वीरम देसाई भी बोल सकता है, लेकर विधानसभा कपिल सिब्बल जी बोल सकते हैं तो वीरम देसाई भी बोल सकता है। एक हमारे लोकतांत्रिक, लेकिन कब अरे वो समय आएगा, वो समय भी आपको बताएंगे। अरे समय कब आएगा? सामने आपके सामने रखा जाएगा, समय कब आएगा? अरे आप जो बोल रहे हो प्रक्रिया चल रही है, यानी आप क्या करोगे? चल रही है, मतलब कुछ नाम प्रक्रिया चल रही है, या फिर सब अपने हिसाब से नाम लिखकर पार्टी के अंदर जैसा होगा? हमारा अंदरूनी मामला है। अरे अंदरूनी मामला नहीं है आपका, हमारी तौर पर बैठे हो, देखिए आप जनता के प्रश्न उठाते हो, अंदरूनी मामला तो बिल्कुल नहीं है। जैसे जनता के प्रश्न उठाते, लेकिन कौन अंदरूनी मामला नहीं है। गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा वो हमारा अंदरूनी मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है वो हमारा अंदरूनी मामला है ना, क्योंकि वो जनता के प्रश्न उठाएंगे, कार्यकर बिल्कुल हक है, अंदरूनी मामला नहीं है ये। नहीं, ये बात गलत है ना, मैं जो बता रहा हूँ। नहीं गलत बात हमारी पार्टी का, अगर आप वो निर्णय हमारी पार्टी करेगी, काम करोगे, वो हमारी पार्टी निर्णय करेगी, पर आप पार्टी पर कब करेगी? अरे चालू है ना, हमारी प्रक्रिया है, लेकिन हमारा कार्यकर अभी भी जिस तरह से कोविड के अंदर जो लोग जिस तरह से जो परिस्थिति निर्माण हुई थी हमने देखा है, मृतकों को नहीं, यहाँ पर अस्पताल नहीं थे, अस्पताल थे तो वहाँ बेड नहीं था, बेड था तो वेंटिलेटर नहीं थे, वेंटिलेटर थे तो वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं। सारी जो घटनाएं बनी है, जो मृतकों को हमने देखा है, जिस तरह से लाशों पर जो राजनीति करने वाले ये लोगों को जनता देख चुकी है, और इस हिसाब से इनकी विफलता है, जिस तरह से इनको बदला गया है, इनकी विफलता है, और उनको ऐसा
भाजपा की ऐसा मुख्य प्रधान यहाँ पर चाहिए। कोरोना काल में विफलता है, चलो मान लेते हैं, जो भी दृश्य देखे थे, लेकिन सामने और जिस तरह से देखिए क्या है, मैं वही बताना चाहता था बाद में, लेकिन अभी भी बता दूं कि जिस तरह से सफलता, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सफल न्याय यात्रा उनकी निकाली है, और हम लोग घर घर जाकर उनका एक जिस तरह से उनको आंकड़े यहाँ पर छुपाए गए, आंकड़े जो छुपाए गए हैं, 10,000 का आंकड़ा जो दिया गया है सरकारी, हमारे पास आज के हमारे आंकड़े हैं, हमने 22,000 लोगों के फॉर्म हमारे पास आए हैं पूरे गुजरात से, 22,000, और वो प्रक्रिया एक अभियान हमारा अभी चालू, हमारा अभियान वो भी जारी है। अभी उस अभियान में अभी देखिए आंकड़े बढ़ेंगे, और एक जिस तरह से हवड़ की ओर से एक सर्वे किया गया था यहाँ पर, जिस तरह से मौतें हुई है 3 लाख के ऊपर का आंकड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को छुपाने के लिए एक पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पर हुआ, और पूरी तरह से जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक पूरा पूरा चित्र यहाँ पर जो बोल रहे हो, चलो मैं वही बता रहा हूँ, फिर भी लेकिन जनता जान चुकी है, कोई बचा नहीं सकता। आने वाला 2022 का चुनाव और जो उनके पूरी तरह से अपनी हार देख चुके हैं, और जिस तरह से बार जिस तरह से यहाँ पर लेबोरेटरी की तरह इस गुजरात का जिस तरह से उपयोग किया गया है, वो ऐसा इस बार नहीं होगा। जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है इन लोगों को, जनता जान चुकी है इन लोगों को, उनका चेहरा, उनका पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरह से विफल रही है सरकार विजय रूपाणी जी से लेकर, लेकिन कांग्रेस के पास चेहरा कहाँ? अरे कांग्रेस की क्यों बात कर रहे हो? हमारी एक परम देखिए, चुनाव की अगर बात करें, अगर आप इसको चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देख रही है तो भी आपको जवाब दे दूं मैं। जिस तरह से आप चुनावी प्रक्रिया के अंदर इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप चेहरे की बात कर रहे हो, तो कांग्रेस ने कभी भी, पहले भी आप देख लीजिए कई चुनाव आए, हमने कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा हमने कभी भी नहीं रखा है। जब भी हम कांग्रेस का हर एक कार्यकर वो मुख्यमंत्री का दावेदार होता है, क्या बात कर रहे हो? आज तक ऐसा इसी तरह से चुनाव लड़ा जाता है। कभी भी हमने वो बन गया मुख्य प्रधान, चाहे हम पूरे देश की बात कर ले, किसी भी राज्य में ये नहीं देखा गया कि कोई छोटा सा जो कार्यकर्ता है वो अचानक से बन गया। अगर मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर आप देख लीजिए जब भी चुनाव पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ 2004 की, क्या आपने सोचा था कि मनमोहन सिंह बनने वाले प्रधानमंत्री? हमारे विधायक जो चुने जाते हैं, विधायकों के बीच उनका नेता चुना जाता है और वो मुख्य प्रधान होता है। हमारे वहां पर 2 लोग जो यहाँ पर बैठकर जो निर्णय लेते हैं वो हमारे वहां नहीं है। वो तानाशाही हमारे पक्ष में नहीं है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हमारे वहां पर जिसका भी जो भी हो, चाहे कोई भी पद की बात करे तो वहां पर चुना जाता है हमारे वहां। जी, प्रक्रिया कब होगी? जारी है प्रक्रिया, जारी है मतलब चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी प्रक्रिया हमारी जारी है। हम लोग प्रक्रिया जारी है और बहुत ही जल्द, मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा? बहुत ही जल्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो अभी अमित भाई चावड़ा यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पूरी निष्ठा के साथ, और जनता के जो प्रश्न यहाँ पर है उनको खूब यहाँ पर निभा रहे हैं। वो आप कुछ 2 लाइन बता रहे हैं, तो बता रहा हूँ कि न्याय, मैं यही तो बता रहा हूँ। इस्तीफा दे दिया है, उन्हें चेहरा बदलना है, मतलब दिल मत देखो। हाँ तो वही तो हुआ ना, आपने जिस तरह से विजय रूपाणी थे रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे तो उनकी जगह भूपेंद्र भाई को बिठा दिया, भूपेंद्र भाई को बिठा दिया। वो जानते थे नेता है, उन्हें आगे लाइए। क्यों जरूरत आ पड़ी? मेरी बात सुनिए, मेरी बात को समझने का क्यों जरूरत आन पड़ी थी? उनकी विफलता है, उनके सर्वे के हिसाब से उन्हें पता चल चुका था कि हमारी हार निश्चित है। जिस तरह से पूरी विफल हुई है सरकार, निश्चित थी, कोविड में पूरी तरह से, कोरोना काल में पूरी तरह से विफल हुई है सरकार, उन्हें बदल दिया। लेकिन कांग्रेस के हार का सीरा जी ने लिया था, अमित चावड़ा जी ने पहले ही कहा था 2020 में भी हमने हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी जी ने भी कह दिया था कि ये सरकार जिस तरह से पहले वेव में भी संभाल नहीं सकी थी, उस वक्त भी बोला था कि जब भी कोई घटना बनेगी ये सारी वो विफलता उसका ठिकरा जो है वो विजय रूपाणी जी के ऊपर ठोका जाएगा, और यही हुआ है। वो फोड़ दिया उनके ऊपर ठिकरा और उनको हटाया गया। वो नाकामयाब रहे थे इसलिए उनको निकाल दिया, आपका कहने का मतलब
मतलब वो तो बीच में भी बोल चुके थे, उनको पता चल चुका था कि मैं आधी विकेट पे जाके बल्लेबाजी कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी बोला था, उनको भी पता था। लेकिन जिस तरह से उनको बदला गया है कि उनको क्यों निकाला गया है? आपकी हमदर्दी है? नहीं, हमदर्दी नहीं बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ कि इनकी विफलता है। जी, विफलता क्यों बदला जाए? अगर कोई अच्छी कामगिरी होगी उनके सरकार के नेतृत्व में, अगर कुछ अच्छा काम हुआ होता, दोबारा नहीं आएगा, काम हुआ होगा, मतलब यही हुआ कि कोई नया चेहरा प्रमोट करना, क्यों चेहरा बदला गया, क्यों चेहरा बदला गया? काम नहीं किया तो चेहरा बदलो, नया लाओ। उनकी सीधी सी बात है, वो विफल है। जी बिल्कुल, वो विफलता साबित, विफलता वही हुआ है, लेकिन कांग्रेस में भी तो नए चेहरे आए, प्रश्न वही है। सीधी सी बात है, ये विफल है और सरकार विफल रही है, कोरोना काल में विफल रही है। जी विक्रम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ये आपने चेहरा तो बदल दिया है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। काफी नाम सुनाई दे रहे थे अगर हम पसंदगी की भी बात करें, लेकिन पसंदगी उतारी गई भूपेंद्र पटेल पर। अब एक उदाहरण तो प्रस्तापित ये हो चुका है कि जो काम करेगा, जो ग्राउंड लेवल पर भी अगर कोई काम कर रहा है तो भी वो मुख्य प्रधान बन सकता है, यानी कि एक नेता बन सकता है। मतलब ये एक उदाहरण प्रस्तापित करने की आवश्यकता भी क्या थी, क्योंकि जिस तरीके से हम अगर कार्यकर्ताओं की बात कर ले या कुछ नेताओं की बात कर ले, कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूट रहा था कि शायद उनके काम की कदर नहीं होगी। जल्पा बहन, सर्वप्रथम के न्यूज के दर्शकों जी कहना चाहता हूँ कि कल नहीं आ रहा है। 23 साल से कांग्रेस 23 साल से अपने अध्यक्ष का चयन विक्रम जी, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, प्लीज आप अपना ऑडियो चेक करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी हाँ जी, आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलिए। जी जी नाकाम विफल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में ज्यादा आता है वो सफल होता है। पिछले इस साल से इस पर सारे हाल चला चुके हैं, वो सब कांग्रेस के क्या है करके आ रहे हो। अभी भी हमें सुनाई नहीं, हम काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका आवाज काफी टूटकर आ रहा है, दबकर आ रहा है, हम आपको सुन नहीं पा रहे। प्लीज आप एक बार अपना ऑडियो चेक करिए, मैं आपकी ओर भी लौटूंगी। प्लीज आप अपना एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए। जी बहन जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अगर ऐसा हो तो आप हैंड्स फ्री निकाल के बोलिए, अगर आपके हैंड्स फ्री में कोई दिक्कत है तो। जी हैंड्स फ्री में कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रही है ना? जी अब आ रही है हमें। जी पद का परिवर्तन, सत्ता का भारतीय जनता पार्टी शायद आपने जो आपकी आवाज फिर से दब रही है। हमारे आप बोल रहे हो, दो शब्द सुनाई दे रहे हो और फिर से आपकी आवाज काफी धीमी हो जा रही है। प्लीज आप एक बार अपना ऑडियो चेक कर लीजिए, मैं आपकी ओर फिर लौटूंगी, आप देख लीजिए आपकी ओर से कुछ दिक्कत आ रही है। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि एक बदलाव लाया गया है, यानी मुद्दा यही है कि बहुत हो गया जो राजकारण हमें देखने को मिलता था। अगर हम जातिगत समीकरण की बात कर ले, हर बार चुनाव हो या फिर कोई भी राजकीय या अगर हम पार्टी की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के आधार पे ही नेता बनाए जाते थे, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के आधार पे ही चुनाव लड़ा भी जाता था, जीता भी जाता था। लेकिन अब जब एक नया उदाहरण हमें, पहले शुरुआत भाजपा ने की है, हम चाहते हैं कि सभी राजकीय पार्टी में यही हो कि जो भी नेता है वो अगर जमीनी स्तर पर काम कर रहा है तो उसे वो होदा मिले। क्या लगता है अब, मतलब क्या मतलब बदलाव अब मिलेगा? इसमें ऐसा था कि जो भाजपा का शासन रहा उसमें प्रजा गुजरात की काफी असंतुष्ट थी, ये बात निश्चित है, बिल्कुल 100% बात है। जी बिल्कुल कि जब कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो,
जब वह पक्ष का हित पहले देखती है तो प्रजा का नुकसान होता है, और जो पक्ष प्रजा का हित पहले देखता है तो प्रजा है तो पक्ष है, प्रजा का हित नहीं देखा तो पक्ष नहीं रहेगा। इसमें जो भाजपा का शासन था, वो कोरोना काल की दूसरी लहर आई, महंगाई की बात है, पेट्रोल डीजल की बात है, दूसरी कई चीजें, उससे प्रजा त्रस्त थी। और प्रजा को ये था कि नेतृत्व यदि भाजपा ने नहीं बदला होता, यह जी भाजपा ने अभी चाणक्य नीति अपनाई है, जी और वो जो उनकी नीति रणनीति है, वो बिल्कुल उनके पक्ष के हिसाब से और पॉलिटिकल हिसाब से राइट है, लेकिन उनके लिए बदलना जरूरी हो गया था, जी क्योंकि प्रजा को उनको ध्यान आ गया था कि प्रजा का मूड दूसरा है, प्रजा नेतृत्व चेंज करना चाहती है। तो ये जो कांग्रेस को लाभ लेना चाहता था नेतृत्व बदल के और कुछ चेहरा दिखाने का, अभी थोड़ा टाइम ही चुनाव को बाकी है, तो यह पहल कांग्रेस को करनी चाहती थी, क्योंकि जी विरोध पक्ष में जब 2017 के चुनाव हुए तो इन्होंने 151 सीट का भाजपा ने टारगेट रखा था, लेकिन जी डबल डिजिट में 99 सीटें आई। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के कुछ एमएलए को लिया और सीधा मंत्री पद दे दिया, तो प्रजा उससे भी नाराज थी। और भाजपा कांग्रेस को जो है विरोध पक्ष की भूमिका अदा करने का यह स्वर्ण मौका था, लेकिन विरोध पक्ष की जी भूमिका अदा करने में कुछ न कुछ विफलता जी जी प्रकाश जी। और उसके बाद उन्होंने जो जो इन्होंने सीटें बढ़ाने की ट्राई करी ट्रिपल डिजिट में, जी तो इनको कांग्रेस के पास जाना पड़ा। जी अब प्रजा उससे भी नाराज है कि कांग्रेस के जो दागी मंत्री है या दागी धारा सभ्य थे, उनको जी इन्होंने स्वीकृत किया। तो जी यह एक चेपी रोग है कि जी प्रजा उससे काफी नाराज थी, और भाजपा के कार्यकर भी उससे नाराज थे कि दूसरे पक्ष के जो विवादास्पद नेता थे उनको इन्होंने ग्रहण किया, तो प्रजा इससे भी नाराज थी। दूसरी चीज जो कोरोना काल के दो में से दूसरे लहर में इतनी मानव जानों की हानि हानि हुई, जी प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जान है, उसको भी गुजरात सरकार संभाल नहीं पाई। आरोग्य सेक्रेटरी और जी मुख्यमंत्री के बीच में टकराव हुआ, उनके ऊपर एलिगेशन लगे। अब प्रजा को ये आशा है भूपेंद्र जी पटेल से कि जी भूपेंद्र पटेल जो है एक सादगी भरे नेता है, और वो सादगी से काम चलाएंगे, ऐसी काफी कुछ आशाएं प्रजा को है। और प्रजा जी जो है इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक ढंग से जो भाजपा ने ये किया है वो बहुत जरूरी था, प्रजा की मानसिकता बदलना जरूरी था। और हमारे मोदी जी जी है, वो इस बारे में तो पॉलिटिक्स में माहिर है, एक मैजिशियन की तरह भी काम कर सकते हैं वो। तो यह जो किया उन्होंने, उसमें उनको उनकी प्रतिष्ठा इसलिए बढ़ी कि उन्होंने जो नेता को अभी चुना है, वो वो नेता को चुनने के कारण उनके जो बड़े दिग्गज नेता थे भाजपा में जो जी अभी है, उनका चेहरा उतर भी गया था, बॉडी जी लैंग्वेज चेंज हो गई है जिस समय इसका भूपेंद्र पटेल का नाम घोषित किया। आंतरिक विवाद तो कहीं न कहीं चरम सीमा पे था। जी जैसे सी आर पाटिल ने कहा कि रूपाणी के नेतृत्व में हम 2022 के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चीज गलत निकली, और गलत थी भी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, प्रजा समझ चुकी थी। और गुजरात की प्रजा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लायरन मैन ऑफ इंडिया की जन्मभूमि कर्मभूमि है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि कर्मभूमि है, जी तो यह भाजपा की प्रयोगशाला है। भाजपा के लिए ये जरूरी था, यदि इधर जी 2022 में हार हो जाती तो उनको पूरे देश से तकलीफ पड़ती, दूसरे राज्यों में भी इलेक्शन है तो उनको तकलीफ आती, ये बात निश्चित है। लेकिन ये जो सही कदम पे जी सही निर्णय लिया, वो उनकी चाणक्य नीति, मोदी जी की जी सफल चाणक्य नीति है ऐसा माना जाता है। प्रजा एक इस नजरिए से देख रही है, और वो उन्होंने
देखा भी सही है कि यह नेता जो है जी वो सिंपल लिविंग वाला आदमी है। अब एक चीज आती है, मंत्रिमंडल बनाने की बात है। जी जी अब प्रजा को क्या आता है कि मंत्रिमंडल कैसा बनता है, जी उसमें कोई भी मंत्री दागी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे डेप्यूटी सीएम इन्होंने पहले बताया था नितिन पटेल जी को, तो अभी भी ऐसी कुछ मीडिया में बातें चली थी कि अंदर की लड़ाई थी कि एक ओबीसी का नेता बने जी डेप्यूटी सीएम, एक बक्सी पंच का बने, जी बक्सी पंच में ओबीसी आदिवासी का बने, शेड्यूल ट्राइबल का। जी तो अब ये सब चीजें जो है, जी हर एक आदमी अपने अपने समाज को आगे रखना चाहता है, ऐसा सभी पार्टियों में देखा गया है। जी वो भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका एक भाग है ये। जी मतभेद भी होते जी हैं, फिर सहमति भी होती है, दोनों चीजें होती है, लेकिन अभी इनके लिए अब डेप्यूटी सीएम की लड़ाई भी चालू है कुछ। तो जी जो ना डेप्यूटी सीएम किसको बनाते हैं, किस जी तरह से बनाते हैं, मंत्रिमंडल कैसा जी बनता है, जी प्रजा को बहुत कुछ आता है कि महंगाई घटेगी, जो जी कॉरपोरेट सेक्टर को एंट्री बंद होनी चाहिए, जी छोटे व्यापारियों का, गरीबों का, शिक्षा का, आरोग्य का जी सब विकास होना चाहिए, जी ऐसी आशा समझ के जी प्रश्न भूपेंद्र काफी पटेल है। को जी प्रश्न काफी है। अभी उनके ऊपर देवा है गुजरात सरकार का, जी इतना सारा कर्ज है, जी उसका भी सामना करना पड़ेगा। यह जी कांटे का ताज है जो जी भूपेंद्र पटेल को पहनाया गया है। जी उनको उनको क्षमता तो दिखानी पड़ेगी, तो ही जी 2022 का उद्देश्य भाजपा का सिद्ध होगा। तो क्षमता नहीं दिखाएंगे तो प्रजा समझदार है। कोरोना जी काल के दूसरी लहर के बाद प्रजा का तीसरी आंख खुल गई है अभी, जी ऐसा है। तो इनको ये करना जरूरी जी था। बिल्कुल तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, जी लेकिन बिल्कुल बहुत प्रजा को आशाएं हैं। जी बिल्कुल। विक्रम जी आपकी ओर आना चाहूंगी। सवाल मेरा वही रहेगा कि अचानक से मतलब नाम तो काफी सुनाई दे रहे थे भूपेंद्र पटेल पर, पसंदगी उतारी गई, मतलब कि क्या यही से मतलब दिखाने की एक कोशिश हुई कि हम काम के बलबूते पर पद देंगे? हाँ जल्पा जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल ठीक से सुनाई दे रहा है अब। जी ठीक से सुनाई दे रहे हैं। ठीक, जी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण एकदम सहजता से और एकदम सरलता से होता है। एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ने अपना इस्तीफा दिया और एक दिन के अंदर अंदर, ऐसा कह सकते हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे गुजरात के विधायक दल ने, जो भाजपा का विधायक दल है, उन्होंने अपने पक्ष का नेता चुन लिया। बराबर। मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल जी का नाम प्रस्तावित किया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और शायद मीडिया के मित्रों को और आपको भी सबको ध्यान होगा कि सबसे पहला समर्थन नितिन पटेल जी ने दिया उनके नाम पर, और बाकी के सर्व समाजों ने भी, जो सर्व समाज के प्रतिनिधि है, सर्व समाज के जो अग्रणी हैं, जो विधायक दल के सर्व समाज के छुट के आते हैं या चुनाव चयनित होके आते हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया। नितिन पटेल जी, भूपेंद्र चुडासमा जी, गणपत वसावा जी, कुंवर जी बावलिया जी, सभी समाज के सभी लोगों ने, पूर्णेश भाई मोदी जी, विभावरी बहन दवे जी, जो सभी अलग अलग समाज से आते हैं, कोई पाटीदार समाज से आता है, कोई राजपूत समाज से आता है, आदिवासी समाज से आते हैं, कोली समाज से आते हैं, आहिर समाज से आते हैं, ब्रह्म समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो विविध समाजों का, विविध लोगों का समर्थन उन्हें दिया गया। जी, यानी ऐसा मतलब भूपेंद्र पटेल के नाम पर हम ऐसा मतलब लोक नेता लिया है कि जी जो सिर्फ एक समाज की छवि ना हो लेकिन सारे समाज के लिए काम किया हो। यानी एंगल यही था, मतलब जिस तरीके से सारे समाज में से मांग उठ रही थी कि कहीं ना कहीं हमारे समाज का मुख्यमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हमारे समाज का होगा तो अच्छा रहेगा, इसीलिए इन पर पसंदगी उतारी गई। शायद आपने देखा होगा भूपेंद्र पटेल जी का नाम जैसे ही डिक्लेयर हुआ राजभवन में, जैसे ही उन्होंने अपना सौंपा राज्यपाल जी को, तो उसके बाद में वो सीधे त्रिमंदिर गए। त्रिमंदिर, वहाँ ये बड़ी जैनों की संस्था है, वहाँ दादा भगवान की संस्था है, जैनों की बड़ी संस्था है। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब सभी समाज को साथ लेके, और हमारा सूत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उसी के हिसाब से चलते हैं।
जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को देख लीजिए, 2001 से 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहे, ओबीसी समाज से आते थे ना, पर 2001 से 2014 तक भरपूर प्यार दिया गुजरात की प्रजा ने। और अभी पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें देखिए, 8 विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, वो 8 सीटें कांग्रेस के पास थी और वो सारी सीटों में भाजपा ने बहुत बहुमती से विजय प्राप्त की है। और उससे आगे स्थानिक स्वराज के चुनावों में आप देख सकते हैं कि 90% से ज्यादा सीटें भाजपा को मिली है। तो ये क्या है? ये जन समर्थन है, भाजपा को हर ज्ञाति का समर्थन है, हर जिले का समर्थन है, हर तालुके का समर्थन है, हर गांव का समर्थन है। और भाजपा के पास नेता है, नीति है, नियत है। कांग्रेस के पास में न तो नेता है, न नीति है, न नियत है। कांग्रेस एक डूबती नैया है, सभी लोग कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मेरे भाई ने कहा कि भाई आपने उनसे बार बार पूछा कि भाई आप बताइए आप कांग्रेस के नेता कब तय करेंगे। वहां पर सब कुछ काम चला हुआ है, वहां पे कोई भी कांग्रेस को प्रदेश के नेतृत्व करने वाला नहीं मिल रहा है, न देश का नेतृत्व करने वाला मिल रहा है। मात्र एक परिवार में राजा और उसका अनुगामी वापस राजा। ये परिवारवाद को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, वंशवाद को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम राष्ट्र हित की राजनीति करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, हमारे लिए देश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। और ये सब जातिवाद के खप्पर में भारतीय जनता पार्टी कभी न जाती है न जाएगी। जातिवाद की थियरी ये लोग कांग्रेस पार्टी चलाती है। आपने देखा होगा 2017 में कांग्रेस खुद मैदान में ही नहीं थी चुनाव में, वो किसी भी तरह चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं थी। उन्होंने क्या किया, अलग अलग जाति के अलग अलग पैदों को उतार दिया और फिर आपने देखा पीछे से क्या हुआ, सारे ही वो कांग्रेस में जुड़ गए। तो प्रजा सब समझती है, प्रजा कोई गुजरात की प्रजा बहुत समझदार प्रजा है, प्रजा सब समझती है और उन्होंने कांग्रेस को अपना स्थान बता दिया है। और गुजरात में नहीं, अभी पिछले जो भी चुनाव हुए देश भर में, जहां जहां पर भी चुनाव हुए, कहीं पर कांग्रेस प्रथम हुआ करती थी, कहीं पर दूसरे नंबर पर हुआ करती थी। तो आप देखेंगे कांग्रेस 0 सीट, जहां पर कांग्रेस का प्रभाव था, जहां पर कांग्रेस की सत्ता बनती थी, वहां पर कांग्रेस 0 सीट, 0, अंडा बट्टा अंडा। तो क्या है? और उनका मतदान प्रतिशत देखिए, भाजपा के मतदान प्रतिशत में निरंतर वृद्धि हो रही है। कांग्रेस ZERO 0, न उनके पास में नेता, न उनके पास में कोई नेतृत्व, न उनके पास में कोई नीति। राष्ट्रीय हित की बात पे, अरे यार मोदी जी का कितना अंधा विरोध है भाई आपके पास। अरे कोई राष्ट्रीय हित की बात होती है उसके ऊपर भी मोदी जी का विरोध। अरे मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं, आतंकवादियों का खात्मा करते हैं, उस बात पर मोदी जी का विरोध। मोदी जी दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन के लोगों को जवाब देते हैं, उसमें विरोध। सेना के लिए OROP लाते हैं, उसमें विरोध। किसानों के लिए बिल लाते हैं तो उसमें खुद विरोध नहीं कर पाते और उनके कांग्रेस पीछे बैक सीट पे ड्राइव करके और नेताओं को खड़े करके विरोध करवाती है। कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और ये चुनाव के समय उनको याद आता है सब कुछ। जी ठीक है, यानी आप यहाँ जी, यानी आप यहाँ पर बात कर रहे हो, अगर जातिगत समीकरण की हम चर्चा कर रहे थे, यानी कि 2017 में जिस हिसाब से भाजपा 99 पर अटक गई, कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सत्ता बनाने से चूक हो गई, ऐसा हम मान लेते हैं। यानी जो एक समाज का उनके प्रति मतलब कांग्रेस को जिस तरीके से मत गई, यानी वो उनका प्रभाव था नहीं कि कांग्रेस का, ऐसा आपका मानना है। विरम जी आपकी और आना चाहूंगी। जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा 2001 से 2014 तक अविरत प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गुजरात को संभाला, गुजरात को संवारा, गुजरात को एक विश्व के समक्ष रोल मॉडल के रूप में प्रस्थापित किया। जी, यानी हमें जातिगत समीकरण नहीं देखने को मिलेंगे। उस विकास यात्रा को आनंदीबेन पटेल जी ने आगे बढ़ाया, विजय रूपाणी जी ने आगे बढ़ाया और अभी हमारे भूपेंद्र पटेल जी आगे बढ़ाएंगे। बराबर है। 2014 में जब मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, 283 सीटों से भाजपा सत्ता में आई थी। 30 साल के बाद में किसी एक पार्टी को बहुमत मिला था, ये तो आप मानते हैं। बराबर। कांग्रेस के मित्र को भी मानना पड़ेगा, प्रकाश भाई को भी मानना पड़ेगा कि 30 साल के बाद में देश की जनता ने गुजरात मॉडल पर, नरेंद्र भाई मोदी की विकास की राजनीति पर उनको चुना, 283 सीटों से बहुमत से चुना। और 2019 में वो 283 सीटों से बढ़कर 300 सीट हो गई, 303 सीट। तो किस वजह से हुई? 5 साल में मोदी जी ने जो देश की प्राथमिक सुविधाओं के लिए काम किया,
देश के लिए शौचालय, देश के गरीबों के लिए शौचालय बनाए, गरीबों के घर में गैस पहुंचाया, समझ रहे हैं आप? तभी तो 303, नहीं तो जनता, देश की जनता पागल नहीं है, देश की जनता पागल नहीं है भाई साहब। कांग्रेस क्या समझती है? देश की जनता को पागल समझती है भाई साहब। बहुत देश की समय जनता दिया पागल आपने, नहीं है। बहुत समय दे दिया इनको। यानी काम पर कुल मिला के वही जो हमारा आज का मुद्दा है कि जो काम करेगा उसे ही मुद्दा मिलेगा। विक्रम जी जी आपकी और भी विक्रम जी आपकी और फिर लौटेंगे। विक्रम जी आपकी और फिर लौटेंगे। विक्रम जी, यहाँ पर काफी सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। एक आता है जातिगत समीकरण में, यानी ये प्रश्न भी उठाया गया, क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता है जिन्हें हर ज्ञाति के लोग जो है वो स्वीकृत करते हो? अगर हम चाहे बात कर ले गुजरात की या चाहे बात कर ले हम केंद्र की। और फिर मुद्दा घूम फिर कर काम पर ही आया, मुद्दा घूम फिर कर काम पर ही आया। मैं वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस कभी भी जातिवाद या दूसरी ज्ञातिवाद या कोई भी आप बात कर लो, हम इसमें पढ़ते नहीं हैं। हम सबको साथ लेते हैं, वो कोई भी ज्ञाति से आता हो, पिछड़ा हो या कोई भी हो। लेकिन जातिवाद की जो राजनीति है शुरू की है इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि पाटीदार को कुछ, जिस तरह शुरुआत उनकी यहाँ गुजरात में हुई तो उन्होंने पाटीदार समाज को आगे करके चुनाव जीतने शुरू किए। पाटीदार को एक बोला ये हम देंगे आपको, ये सबको भ्रमित करने का जो कार्य है वो जब से 1984 से लेकर जबकि भाजपा ने यहाँ एक सीट जीती जी संसद की, मैं जानता हूँ, तब से लेकर अभी तक आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम से राजनीति ये लोग कर रहे हैं। और क्या उपलब्धि है इनकी, बहुत उन्होंने पहले ही बोल दिया शौचालय के बाद अगर आप गिना हो तो कुछ भी उनके पास है नहीं। और वो ऐसे शौचालय कि जहाँ कहीं दीवार बनती है तो छत नहीं होती है, कहीं छत लग जाती है तो दीवार नहीं होती है, ऐसे शौचालय उन्होंने खड़े किए हैं जहां सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भी वहां पर हुआ है। अगर आप चुनाव जीतने की अगर बात कर रही हो कि चुनाव जीतना इसका, उससे आप उनका मूल्यांकन कर दिया, माना कि हमने हमारी कहीं गलती थी, 2014 के बाद हम सत्ता से बाहर हुए तो कहीं ना कहीं हमारी गलती थी और जनता ने जो हमें आदेश दिया, जो जनादेश हमने मिला, हमने अपने सर आंखों पर उठाया है। लेकिन जिसके साथ साथ उन सत्ता में आने के बाद जिस तरह से जो संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएं थी, उनका क्या असर हुआ है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर कुछ कहते हैं कि हमें हमारा काम करने नहीं दिया जाता है, पूरी तरह से सरकारी मशीनरी उनके पीछे लगाई दी जाती है। जिस तरह से रंजन गोगोई, उनको किस तरह से उनके ऊपर प्रभाव डाला गया, कितना दबाव डाला गया, यहाँ तक कि किसी लड़की को उनके पीछे लगाकर उनकी ब्लैकमेलिंग हुई। और सारी जिस तरह से दबाव होते हैं, जिस तरह से आप जैसे पत्रकार, सनिष्ठ पत्रकार भी अगर कोई प्रश्न उठाता है उनके सामने तो उनके ऊपर भी, अगर आपकी बहुत एक KTV न्यूज़ अगर चल रहा है, पिछले दिनों एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल के वहाँ पर भी उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे तो उनके वहाँ पर ED और IB से लेकर इनकम टैक्स से लेकर सारी जो जितनी भी वो संस्थाएं होती है उनके पीछे छोड़ दी जाती है। तो जिस तरह से साम दाम दंड नीति जो अपनाई यहाँ गई है वो सारी तरह से, पूरी तरह से जनता जान चुकी है। आपकी सिर्फ एक ही उपलब्धि है पिछले 7 सालों में, अगर मैं केंद्र की राजनीति की बात कर रहा हूँ, अगर सेंट्रल में आप बैठे हैं तो एक शौचालय आपने बनाए हैं। और वो शौचालय भी जिस तरह से मैंने इसका जिक्र किया कि दीवार है तो छत नहीं है और छत है तो दीवार नहीं है, ऐसे शौचालय आपने बनाए हैं, वो आपको मुबारक हो। कौन से नए आयाम आपने बनाए? जिस तरह से आप बात कर रहे होते, अभी मेरे मित्र विक्रम भाई जो बात कर रहे थे, बताइए कौन से आयाम खड़े किए? पिछले गुजरात की अगर बात करूं, मैं गुजरात के अंदर शिक्षा की अगर बात करूं, 6,000 शाला स्कूलें बंद कर दी गई हैं। 6,000 साढ़े 15,000 रूम जो है बंद कर दिए गए। कौन सी आप शिक्षा की बात कर रहे हो? अगर सुविधा की बात, कौन सी नई अस्पताल आपने, सरकारी अस्पताल कौन सी बनाई है? आप मेरे को बताइए, आप कौन सी सरकारी संस्थाएं आपने शुरू की? जो संस्थाएं, जो आयाम कांग्रेस के शासन में बने थे उनको आपने बेच डाले हैं। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको पूरी तरह से मैंने सुना है, पूरी विनम्रता के साथ सुना है। तो इसका आपका चारित्र मत यहाँ पर दर्शाइए, सब लोग जान चुके हैं। आप अपना चारित्र जो दिखा रहे हैं, इस डिबेट का डेकोरम बना रहना चाहिए। जिस तरह से मैंने जलपा जी, मैंने उनको पूरी विनम्रता से सुना है, मैं एक भी शब्द नहीं बोला बीच में, मुझे भी सुना जाए। जी ठीक है, बीच में मत बोलो। आप अगर आपको याद नहीं रहता तो लिख लेना, आप लिख लेना, आप
विक्रम जी आपकी ओर फिर लौटेंगे, विक्रम जी आपकी ओर फिर लौटेंगे, फिर इस तरीके बीच में नहीं बोलोगे आप, बीच में नहीं बोलोगे। जिस तरह से जातिवाद की राजनीति जिस तरह से तुमने पूरे देश में शुरू कर दी है। जी विक्रम जी बताइए, यहाँ पे मेरा प्रश्न का भी जवाब दीजिए। आप जो बोल रहे हो आपने उनके सवाल का जवाब दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे सवाल का भी जवाब अवश्य दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा जब जातिगत समीकरण का उठा है, उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी मतलब अगर कोई समाज है उनके बलबूते पे ही जीतते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है। अरे मैं वही बता रहा हूँ ना, हम लोग सारे समाजों को साथ लेके चलते हैं, हमारे लिए कोई समाज विशेष नहीं है, सारे समाज हमारे लिए एक जैसे है और सारे समाजों को साथ इन्होंने भूपेंद्र पटेल को चेहरा बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया, यानी कांग्रेस भी अध्यक्ष वही लाएगी जिसे कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है। कभी भी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री कोई भी बनने वाला हो, हमने चुनावी चेहरा कभी भी हमने नहीं किसी को बनाया। कांग्रेस का हर एक कार्यकर वो चेहरा होता है मुख्यमंत्री बनने के लिए, और जब विधायक सारे जब विधायक जब आते हैं तो इस साथ में बैठक करके वो अपने नेता को चुनते हैं। ये एक परंपरा रही है कांग्रेस की। कभी भी हमने पहले नहीं बताया कि हमारा मुख्यमंत्री ये होगा। सारे जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, या तो प्रधानमंत्री की भी अगर बात करूं हमारे वहां, तो हमारी परंपरा ही नहीं रही है। सांसद होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, सांसद का नेता चुना जाता है, उसके बाद उसको प्रधानमंत्री। मैं वही आपको एक उदाहरण दे रहा था कि प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 तक आपने देखा, आपने सोचा था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई आपको इतिहास पता नहीं है। हमारे संसद जिस तरह नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री बने थे आपको पता है? हाँ पता है, आप बताइए ना, आप बताइए आप। अरे सारे लोग नितिन पटेल की बात करो ना आप, और वो आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है जिस तरह की आप जो बात करना चाहते हैं वो आपको पता ही नहीं है। वो किस तरह का चुनाव था, वो प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं था, वो प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं था, वो प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं था, वो प्रधानमंत्री चुनने के लिए वो चुनाव नहीं था, वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए था, वो हमारा राष्ट्रीय गुजरात हमारे भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का वो चुनाव था, वो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था। वो अडवाणी जी की चिंता नहीं कर रहे हैं आप अडवाणी जी की चिंता कीजिए ना, आप अडवाणी जी की चिंता कीजिए ना, आप अडवाणी जी की चिंता कीजिए, आप अडवाणी जी की चिंता कीजिए, कहां पर बैठे हैं नितिन पटेल की। आज जिस तरह से जलपा जी उन्होंने कैमरे के सामने आकर बोला है, और जिस तरह से भावुक हो रहे थे, उनकी नाराजगी है वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जिस तरह से दो बार उनको नजदीक बुलाकर जिस तरह से अपमान किया गया है, ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा जिसका इतना अपमान हुआ हो। आप अडवाणी जी की देख लीजिए, आप बहुत विजुअल दिखाते हैं, प्रधानमंत्री के सामने से वो हाथ जोड़े खड़े होते हैं और कई बार अपमान उनका हुआ है। आप उनकी चिंता कीजिए ना, वो हमारा अंदरूनी मामला था, फिर भी वो प्रधानमंत्री का चुनाव। अरे कुछ भी, अरे जब भी हम सवाल करते हैं तो लोगों की भावनाओं के साथ लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है यहाँ पर। और जिस तरह से जो बात कर रहे हैं, मेरे मित्र बात कर रहे हैं, अगर ये बड़ा दुख की बात है। आप जिस तरह से 70 साल पीछे चले जाते हो, अरे इतने भी सत्ता में मदहोश होने की क्या जरूरत है? हम भी 400 सीट लाए थे, लेकिन किसी आपके एक ही सीट थी और उनको जगह दी थी हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने, उनको जगह दी थी कि हमारे वहां पर एक विपक्ष का तो होना है। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो वो सबको पता है, सबको पता है। अगर जलपा जी अगर हमारे क्लास में हम जब पढ़ते थे तो तूफानी जो लड़का था उनको हम मॉनिटर बना दे तूफान, तो ये यहाँ पर आप देखिए, मैं उदाहरण और सचोट उदाहरण में दूंगा आपको। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जब मुख्य प्रधान यहाँ पर बनते हैं, उसके बाद क्यों अक्षरधाम पे हमला हो जाता है, जब चुनाव आते हैं तब क्यों पुलवामा में हमला हो जाता है। ये सारी घटना आप पठानकोट ले लीजिए, देश के इतिहास राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो मेरे को बोलना, पठानकोट के अंदर जब हमले होते हैं क्या आईएसआई हमारे यहाँ उसकी तपास किसको सौंपी जाती है? आईएसआई को। यहाँ से मिलने बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां बोले इमरान खान के साथ नवाज शरीफ के साथ बैठ के एक फिक्स होती है मैच। ये आतंकवाद फैलाने वाले लोग, तानाशाह
शाह बने बैठे, ताना शाह बने बैठे, 7 साल से तालिबानी शासन चल रहा है। तालिबानी शासन तो 7 साल से यहाँ पर है। तालिबानी शासन कर रहे हैं कि इन्होंने अपना चेहरा सामने लाया है कांग्रेस चेहरे की बात, क्योंकि विपक्ष भी मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी तो चुनाव और वो भी अभी चुनाव, अभी चुनाव कहाँ है? कहाँ चुनाव है? अभी कहाँ गुजरात में चुनाव है? अरे कहाँ चुनाव है? क्या बात है? वही तो बता रहा हूँ। 2022 का विधानसभा का चुनाव है। आप जिस तरह से मुझे पूछ रहे हैं कि आपका चुनावी चेहरा, रूपानी हम को मुख्यमंत्री निकाला की गया क्यों है चुनावी क्योंकि चेहरा? आने वाले चुनाव में कहीं ना कांग्रेस कहीं यहाँ पे जो कोरोना की विफलता थी वो भारे पड़ जाती, इसीलिए चेहरा बदला गया क्योंकि विधानसभा चुनाव में लॉस नहीं। तभी मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रही हूँ। जी वही तो बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया कि हमारी नेताओं की बात कीजिए। आप बार बार भाजपा पे चले जा रहे हैं। भाजपा अरे मैं वही तो कांग्रेस पे चला जा रहा है। मैंने वही जिक्र किया जलपा जी, मैं वही बता रहा हूँ। आपने मेरे को पूछा, मैंने आपको यही जवाब दिया कि हम जातिवाद के राजनीति में हम लोग नहीं मानते और हमने कभी भी राजनीति के लिए चाहे वो जातिवाद की आप बात करो चाहे धर्म की बात, हम कभी भी इसके राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ सारे समाज जुड़े हुए हैं, हम सारे समाज को साथ लेके चलते हैं। कोई हमारे लिए, आप जिस तरह से ये बता रहे थे पाटीदार समाज हमारे लिए विशेष है, वो आज आपके लिए विशेष हुए हैं। जब 5 साल पहले जब आपने विजय रूपानी जी को जिस तरह से बिठाया था और उस वक्त भी जिस तरह से नितिन भाई की परिस्थिति हुई थी, वो सबने देखा है। पाटीदारों का कितनी बार अपमान हुआ वो भी, लेकिन हम जातिवाद की राजनीति हम कभी भी नहीं करेंगे। आप चाहे कितना भी कभी भी हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमारे साथ जो भी समाज होगा, सारे समाज हमारे, चाहे 2% वाला समाज कोई होगा या तो कोई आप 90% वाला ले लो या कोई भी, सारे समाज हमारे साथ एक समान है और हम सबको साथ लेके चलते हैं। प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने पूरी चर्चा सुनी, यहाँ पर काफी केंद्र आधारित मुद्दे भी लाए गए और काफी कुछ हमने जो बातें हम पहले भी सुन चुके हैं और अक्सर हम डिबेट में सुनते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है कि अगर भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस कर दिया है, भूपेंद्र पटेल को उन्होंने रखा है, किस लिए रखा, किस लिए लाए, क्या इससे बेनिफिट होगा वो बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी पार्टी की, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी है, तीसरी पार्टी भी मैदान में है, अगर और कोई भी मैदान में आता है उन्हें चेहरा तो चाहिए। मतलब जनता किसे देखकर मत दे, जनता अगर पार्टी को भी चुने लेकिन कौन होगा उनमें से नेता। यहां पर मुद्दा वही है कि यहां से अगर अपना चेहरा बता दिया गया है तो कहां है विपक्ष, कहां है कांग्रेस और कहां है दूसरी पार्टी। मुद्दा मेरा ये है। इसमें जलपा जी ऐसा है कि शासक पक्ष जब फेल होता है, कोई भी तरह से प्रजा का काम करने में निष्क्रिय होता है जी, तो उस प्रजा को आशा होती है कि उससे कुछ न्याय मिलेगा, ये निश्चित बात है। लेकिन विपक्ष भी जो है उसमें भी संगठन नहीं है, इसके लिए जो शासक पक्ष है उसका विरोध करने के लिए भी क्षमता, जैसे रिजर्वेशन की बात करी, जातिवाद की बात करी, तो सब राजकीय पार्टियां हैं, बसपा है, सपा है, फिर जो कांग्रेस है, बीजेपी है, ये सब एक हो जाते हैं। खाम थियरी कब आई थी? खाम थियरी कौन लाया था? कौन सी थियरी? खाम थियरी। प्रकाश भाई को शायद जानकारी नहीं होगी खाम थियरी के बारे में, मैं उनको बता दूं। क्षत्रिय, ठीक है, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही था कि हर राजकीय पार्टी ये करती है, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ बार बार कि जब काम के बलबूते पर कोई आगे आता है अच्छी बात है और हमें ऐसे ही नेता की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लोग अब यही बात कर रहे थे। हर चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। बहन जी, प्रकाश भाई ने कहा कि जब सत्ता पक्ष निष्फल होता है तब विपक्ष को मौका मिलता है। गुजरात जी, में विपक्ष की जरूरत है, किसे नहीं है यहाँ पर। हाँ, और जब सत्ता पक्ष की चूक होती है तब लोग विपक्ष की ओर ही देखते हैं। तो हम मानते हैं ना, हम मानते और हैं विपक्ष चाहिए मजबूत। हाँ चाहिए ना, हम मानते हैं मजबूत विपक्ष, जी मानते हैं। जी विक्रम जी आपकी और भी लौटूंगी, विक्रम जी आपकी और भी लूटूंगी। प्रकाश जी कंटिन्यू कीजिए। प्रकाश जी आप कुछ बोल रहे थे, कंटिन्यू। विक्रम जी आपकी और विक्रम जी आपकी और आ रही हूँ इसके बाद, विक्रम जी आपकी और ही आ रही हूँ इसके बाद। प्रकाश जी, विक्रम जी आप आपकी और भी आएंगे, विक्रम जी आपकी और भी आएंगे। प्रकाश जी अपनी बात को पूरा कीजिए, समय का थोड़ा अभाव है, समय का अभाव है। प्रकाश जी कंटिन्यू कीजिए। बड़ी बौखलाहट है। फ्रस्ट्रेशन आपको है, पर इतने क्यों तिल मिला रहे हैं भैया?
क्यों तिल मिला रहे हो इतना? प्रकाश जी, मैं सुन रही हूँ, बात को कंप्लीट कीजिए। बात ये है कि 2022 में क्या 2022 में जो है ये जो भाजपा सरकार है उसको सुरक्षित बहुमत लाना है, उसको सीटें ज्यादा लानी है, इसलिए यह परिवर्तन किया गया है, यह निश्चित बात है। जी? लेकिन कांग्रेस ने जो 19 पार्टियों की मीटिंग करी थी दिल्ली में, वो जी। पार्टी उसमें भी ऐसा था कि कांग्रेस बिन सांप्रदायिकता में चलती है, ये निश्चित है। उसमें शिवसेना भी जुड़ी हुई थी, तो सांप्रदायिकता को कांग्रेस को पास में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो विचार नहीं मिलेंगे तो 19 पार्टियों के विचार कहाँ से मिलेंगे। जी। तो इसमें अपने बलबूते पे उसमें भाजपा अपने बहुजन समाज पार्टी नहीं आई, सपा नहीं आई, आप नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि हम खुद लड़ने के लिए सक्षम है। तो जो कमजोर पार्टियां होती है कि हम सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसमें 19 पार्टियां जुड़ी, लेकिन उसका फलश्रुति नहीं आया। जी। और नेतागिरी उत्तर का प्रदेश में प्रश्न है। इलेक्शन है, सपा बसपा काफी तो बड़ी उत्तर पार्टी है, प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश बड़ी में। पार्टी है, और सपा भी नहीं आई और बसपा भी नहीं आई। तो ये जो धर्म आधारित, अपने देखो आजादी मिली उसके बाद राज्य कितने बढ़ गए। अब जी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि उत्तर दक्षिण पूर्व जी। पश्चिम बनाओ, राज्यों की जातिवाद पे नहीं होना जी। चाहिए। आजादी के जी। बाद राज्य बढ़ते जा रहे हैं, हमारे इधर 33 जिले हैं, जी। अभी और भी गुजरात में जिले बढ़ने की बात हो रही है। जी। जो जिले बढ़ रहे हैं वो भी एक जातिवाद का समीकरण और धर्मवाद का समीकरण, ये हमारे देश में अलाउ नहीं करता है। जी। ये बात निश्चित है। और प्रजा को काम से मतलब है, विकास से मतलब है। ये अभी जी। इतना कर्जा हो गया, रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड खलास हो गया है, जी। और प्रजा आर्थिक मारामारी में बेरोजगारी जी। की तरफ जा रही है। यह सब चीजें जो है ये प्रजा जी। के शिक्षा का प्रश्न है, आरोग्य का प्रश्न जी। है। तो जी। गुजरात में वह सरकार फेल गई थी, इसके लिए यह नेतृत्व चेंज करना पड़ा, जी। जी, अदरवाइज बिल्कुल। प्रजा नेतृत्व चेंज कर देती। तो जी। यह एक मनोवैज्ञानिक असर बैठाई गई है कि हमने नेतृत्व बदल दिया है, अब प्रजा को निश्चित हो जाओ। लेकिन अब क्या होता है, इतने अब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, क्रूड जी, ऑयल का जनता भाव के घट प्रश्न रहा का है, क्या? पेट्रोल डीजल का। जनता के प्रश्नों का क्या, ये पार्टी लेवल की लड़ाई है, उससे जनता को परिणाम से मतलब है। जनता को रोजगारी चाहिए, गरीबी में से उसको उसको बीपीएल में से यूपी अपर बैकवर्ड क्लास, अपर बिलो लाइन से उनको जी। ऊपर ले जाना है। यह प्रजा चाहती है कि इनकम का सोर्स होवे, लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ होवे। जी। जी। प्रजा के मुख्यमंत्री से यही है, जी। और आगे तो यह जी। नहीं कर पाएंगे, तो प्रजा फिर किसी की प्रजा तो जो न्याय के जी। साथ और जी। आपकी ओर आना चाहूंगी विक्रम जी। यहाँ पर लक्ष्य तो रखा गया था यहाँ पर 3 डिजिट का, क्या लगता है अब तो नेतृत्व में भी बदलाव हुआ है? अगर चुनाव को देखें तो काफी कम समय है, अगर देखें तो और समझे तो। बहन जी 3 डिजिट नहीं, हम 182 में से 182 सीटों के लक्ष्यांश के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पिछले कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? 182 आउट ऑफ नहीं, 182 100% हो गया ये तो। हाँ, जब 26 में से 26 लोकसभा सीट 2 बार, सतत 2 बार 2014 में और 19 में जी। गुजरात में 25 में से 25 जी, सीट यानी राजस्थान में, निरंतर वहां पे आपको 40 में सफलता से- मिली है, तो यहाँ पर भी मिलेगी। वहां पर नहीं, जी। गुजरात में 26 में से 26 सीट लाए हैं, राजस्थान जी। में 25 में से 25 जी। सीट लाए हैं, बिहार में जी 40 लाए में हो, से 38 जी सीट लाए उससे तो हैं। मुकर नहीं सकते, लाए हो जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं मुकर सकते तो वो रिकॉर्ड जी। हमारा रहा है, तो 182 में से 182 भी लाएंगे। और मैं हमारे प्रधानमंत्री की तरफ दूध फेंक रहे हैं, तो आप भी फेंक सकते हो। 8 सीटों पर अभी जो बाई इलेक्शन हुआ, जी जी, उपचुनाव थे, उसमें भी 8 में से 8 आपको मिली थी जी। और स्थानिक स्वराज में देख लीजिए ना आप, जी। हमारी 31 की 31 जिला पंचायत हमारी बनी, 90% से ज्यादा हमारी तालुका पंचायत बनी। तो क्या जी। ये कोई बड़ी बात नहीं? जी। वोट मिले। जी, यानी कहने का हुआ, वो सबने देखा है, वो चुनाव किस तरह से हुए हैं, की बात वो कर ले, पूरी निष्ठा के साथ चुनाव नहीं हुए, सबको पता है। अगर गुजरात की बाबात करें तो कोई और हैंडल कर रहा था, अगर हम बात कर ले 8 उपचुनाव की तो शायद कोई और हैंडल कर रहा था, और अभी की बात कर ले तो एक नया चेहरा है, और अभी भी 182 में से 182 अगर गिन ले, यानी भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी में यानी नेता चुनाव नहीं लड़ता है, वही रहेगा। नेता चुनाव नहीं लड़ता वही है। रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में नेता चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता बहुत है, एक कार्यकर्ता सीधी सी चुनाव बात है लड़ता जलपा जी, नेता अगर को उनको पता ही नहीं मुख्यमंत्री लगता है। उनको पता था, अगर बना सकते थे और नितिन भाई पटेल को बनाना उनका तय था, वो बना सकते थे। क्यों वो भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है? क्योंकि नितिन पटेल इतने सालों से जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की उनका बड़ा योगदान रहा है, उनको पार्टी को यहाँ खड़ा करने में भी, तो जिस तरह से, लेकिन उनके साथ जिस तरह का व्यवहार यहाँ हो रहा है पिछले 2 टर्म से हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जायज तो नहीं है। मैं यही कहूँगा, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। नितिन भाई पटेल का अपमान हो रहा है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। पटेल लाओगे तो यहाँ पर लेकिन भूपेंद्र पटेल नाम आ जाएंगे, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है, उनको ऊपर से रिमोट चाहिए। वो जो रिमोट वहां से चलेगा उसी तरह से यहाँ की सरकार चलेगी, और ये सरकार कभी भला नहीं कर सकती इस प्रदेश का। इस प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं तो पूरी तरह से हार देख चुकी है 2022 की, और इसलिए पूरी विफलता और कांग्रेस की न्याय यात्रा को जिस तरह से सफलता मिल रही है, वो जान चुके हैं कि जिस तरह से परिस्थिति निर्माण हुई है। क्योंकि हम जिस तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता हर एक के घर जाकर जिस तरह से जो हमें प्रतिशत वहां से मिल रहा है, जिस तरह से तो नेतृत्व ले आए, आप भी तो लाएंगे ना। और 70 साल हमने भी शासन किया है, और पिछले 10 साल से अगर हम सत्ता से, अगर पिछले 2 चुनाव से हम गिनने के बाहर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम पूरी उनकी 2 सीटें थी, अगर शायद वो इतनी आगे बढ़े हैं तो हमारी तो आज भी 25 यानी आने वाले समय में भी जैसे ये भूपेंद्र पटेल को लाए हैं, पूरा चिंतन होगा हमारी पार्टी का। आप भी कोई ऐसा पर्सन लाएंगे जिन्हें हर समाज, अरे आएगा, आपके सामने होगा। लेकिन जिस तरह से आप जिस मुख्यमंत्री के चेहरे की अगर आप बात कर रही हैं, तो वो हमारे वहां संभव नहीं। मैंने पहले बताया कि एक विधायक दल की जो मीटिंग हमारी मिलती है और उसके बाद उतना नेता चुना जाता है, कोई भी पहले से तय नहीं होता है। हर एक जो चुनाव हमारा जो कैंडिडेट होता है वो लड़ता है, हर एक मुख्य प्रधान होता है, इसीलिए सारे विधायक दल की मीटिंग होती है, वो एक बैठक के बाद एक निर्णय लिया जाता है सबके साथ लेकर, और जब वो निर्णय होता है किसी एक ठीक है, यानी मिलेगा, मतलब मिलेगा 2022 के चुनाव डिक्लेयर होंगे, उससे पहले तो प्रक्रिया है। यहाँ पर तो हो ही जाए। 2 लोगों की जिस तरह पक्ष के ऊपर अपने मामले लगे हैं, वो ऐसी नहीं है। यहाँ पर तानाशाही नहीं हमारे पक्ष आ जाएगा। जी विक्रम जी, यहाँ पर भी आपने 182 बोला, इन्होंने भी बोला आ जाएगा, बोलिए। आखिरी समय का थोड़ा अभाव है, अपनी बात रखिए, हम खत्म करेंगे इसे। जी मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा देना चाहता हूँ। अभी जो स्थानिक स्वराज के चुनाव हुए जी, उसमें 118 से 120 विधानसभा सीटों पर चुनाव थे। वो जी विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो 118 से 120 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव थे, बराबर है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो 90% से ज्यादा सीटें मिली है, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास में आधार है, हमारे पास में स्टेटिस्टिक है, हमारे पास में डेटा है, हमारे पास में हर बूथ की रिपोर्ट है, हमारे पास में हर पेज की रिपोर्ट है, हमारे पास में पेज समिति का माइक्रो मैनेजमेंट है, हमारे पास हम जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, लोगों ने देखा है, लोगों ने किसी ने जिन लोगों ने अपने स्वजन को घुमाया है, आप जाके उनके घर जाके पूछिए। चलो ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप संगठन की बात कर रहे हो, संगठन और आपकी सरकार के बीच में संतुलन कहाँ था? यानी वो उनके रोड आपके 3 VRCR और जिस तरह से NR, जिस तरह से एक दूसरे के अलग अलग जो निवेदन आ रहे थे, तभी से हम जानते थे जो भी कि समस्या है उसका यहाँ पर संकलन का अभाव हो रहा है, वही रहेगा। मुद्दा तो जनता का ही रहेगा, मुद्दा जनता का ही रहेगा। उनके ऊपर जिस तरह से जो अधिकारी बड़े बैठे हुए हैं IAS, वो इस तरह शासन चला रहे हैं, वहाँ किसी को भी पूछा नहीं जाता, इनके नेताओं को किसी भी नेता को पूछा नहीं जाता। आपके केतन इनामदार आप जो है, उन्होंने कहा है उनका चुना, उनको चुना नहीं जाता है, किसी की भी चलती नहीं है यहाँ पर, किसी भी। और आप तो IAS बहुत IAS IPS जो अधिकारी है वो तो बड़े खुश हुए वहाँ पर, तो उन्हें पता चल चुका है। एक और बोला व्यक्ति हमें आ गया है, तो जिस तरह से हमें शासन चलाना होगा हम चलाएंगे। इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया।
तो दंगल दिशा में आज का हमारा ये मुद्दा था कि जिस तरीके से गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन देखा गया है, पहले कई बार हमने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ ज्ञातिवाद हमें समीकरण दिखते थे, हमें जातिवाद नजर आता था कहीं ना कहीं जब कोई भी चेहरा नजर आता था। इस बार एक चौंकाने वाला सब कुछ और कयास लगा रहे थे, लेकिन आया एक वो चेहरा कि जो शायद ग्राउंड लेवल पर कहीं काम कर रहा था। आया एक वो चेहरा कि जिन्हें कॉरपोरेशन से लेके विविध जो चीजें हैं उनका अनुभव है। अब देखना ये होगा कि गुजरात की जनता को क्या मिलता है, उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है, और देखा ये भी जाएगा कि अभी के जो मुख्य प्रधान बने हैं वो उनकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही सादगी भरी है। तो क्या कितने खर्चे कम होते हैं, जिस तरीके से वो रह रहे हैं कि क्या उसी तरीके से उनके अंडर भी लोग रहेंगे, यानी कि नेता भी सादगीपूर्ण रहेंगे। क्या बात जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल की हम बात करें, अगर जैसे वो जमीनी स्तर पर काम करते रहे, जैसे ही लोगों को सुनते रहे, उनकी समस्या का जो है वो समाधान लाते रहे, क्या अभी भी मुख्य प्रधान बनने के बाद क्या उसी तरीके का नज़ारा मिलेगा, या दूसरे नेताओं को भी वो वही सीख देंगे कि अब जमीन पर उतरना होगा, काम करना होगा। जो भी हो, काम तो जनता का ही होना चाहिए, जनता ही सर्वोपरि है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।